नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं हूं डॉक्टर राकेश। स्वास्थ्य अमृता में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य अमृता में हम आपको माहिती देंगे शास्त्रोक्त आयुर्वेद के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की क्षीरात बच्चों के बारे में। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो आई बॉल पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षीर अन्नात बच्चों के बारे में, जो बच्चे माता का दूध भी पीते हैं और थोड़ा बहुत खाना भी खाते हैं। ये क्षीर अन्नात बच्चों वाली ऐसी अवस्था है कि जब हमने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का समय पसार कर दिया है, इसलिए हर माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि अगर हम हमारे बच्चे को कुछ भी खाने को दे देंगे तो क्या होगा, उसका पेट हजम नहीं करेगा या वो उल्टी कर देगा, क्या लूज मोशन कर देगा, या फिर पेट की कोई समस्या होगी, या उसे फूड एलर्जी हो जाएगी, या कोई भी फूड या पेट के हिसाब से कोई भी रोग हो जाएगा। ऐसा डर रहता है। तो कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल रहते हैं कि हम कब बच्चों को खाना खिला सकते हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, कब खाना शुरू करना है, शुरू में हमें ठोस खाने में क्या देना है, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्षीर अन्नात बच्चों के बारे में, जिसे हम कैसा खाना दें, कब शुरू करें, ठोस खाने में क्या दे जिसके हिसाब से इसकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे, उसकी हेल्थ भी बरकरार रहे और कोई भी वायरल डिजीज या कोई भी अन्य रोग से वो पीड़ित होने की संभावना ना रहे। तो पहला है कि हम अन्नप्राशन कब करवाएंगे। आयुर्वेद बच्चे का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड ख़त्म करके हम पहली बार जो खाने में देते हैं उसे अन्नप्राशन कहा गया है। तो वो कब करवाते हैं, आचार्य सुश्रुत जी ने और वाग्भट जी ने उसे बताया है कि हमें 6 महीने सिर्फ माता का दूध देना है और 6ठे महीने पे हमें उसे ठोस खाना शुरू करना है। ये वाइडली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आप किसी भी मॉडर्न एलोपैथ डॉक्टर या आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको सिर्फ एक ही बात बोलेगा, आपके बच्चे को 6ठे महीने पे खाना शुरू करना है। 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ माता का दूध देना है। 6ठे महीने के बाद अगर हम खाना शुरू करेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। 6ठे महीने पे हमें बच्चे को खाना देना है, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर कई ऐसी कंडीशन है जैसे कि बच्चा अंडर वेट है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बच्चा फॉर्मूला बेस्ड मिल्क पर है, पहले से ही माता को दूध नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में हम बच्चों को जल्दी खाना शुरू करेंगे, या फिर बच्चे को फूड एलर्जी है, पेट का कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को ठोस खाना देने के बाद वो लूज मोशन करके निकाल देता है, वोमिटिंग करके निकाल देता है, तो इस अवस्था में हम बच्चों को लेट खाना शुरू करेंगे। अगर हमारा बच्चा खाना टॉलरेट नहीं करता है या फिर उसे फूड एलर्जी हो जाती है, तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारे विश्व के पहले पीडियाट्रिशियन श्री काश्यप ऋषि जी ने उस काश्यप संहिता में बताया है कि पहले 6ठे महीने से फल प्राशन से शुरू करेंगे। ये रेयर कंडीशन के लिए है, लेकिन वेरी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6ठे महीने से हमें फलों को प्राशन करवाना है, अन्न को प्राशन नहीं करवाना है, फल को प्राशन करवाना है। और उसके बाद अगर उसका पेट, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाए और वो खाना एक्सेप्ट करने लगे, उसके बाद 10वें महीने पर या फिर दांत आने लगे, तब हम उसे ठोस खाना शुरू कर सकते हैं। ये फल प्राशन कब कराना है, फल में कौन से बच्चे को कौन से फल शूट करेंगे, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षीर अन्नात बच्चों के बारे में, जो अन्नप्राशन। अन्नप्राशन वर्ड मतलब क्या है, अन्न यानी कि खाना और प्राशन यानी कि खाने योग्य या पीने योग्य खाना बना के देना। जैसे कि हम मूंग की दाल देते हैं, कई बार रोटी को छाछ में या दूध में भिगो के क्रश करके देते हैं, या फिर चने की दाल देते हैं, या फिर तुअर की दाल देते हैं। ये कोई भी बच्चे को चाटने योग्य या चम्मच से पिलाने योग्य आहार करके देते हैं, उसे हम अन्नप्राशन कहते हैं। तो अन्नप्राशन में शुरुआत में हमें कौन सा अन्न देना है कि जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बरकरार रहे और बच्चा बीमार ना पड़े। इसके लिए हमें एक अष्टांग संग्रह संहिता में जौ के सत्तू या मक्के का सत्तू या चने के सत्तू के बारे में बताया है। तो ये सत्तू क्या है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। चने के सत्तू के बारे में देखेंगे। बच्चे को शुरू में चने का सत्तू देना है तो हमें रात को चने भिगो के रख देने हैं, सुबह में वो भिगोए हुए चने को भून देना है। भुने हुए चने का हम आटा बनाएंगे। आटा लेकर उसे शर्करा और पानी के साथ मिलाकर धीरे धीरे उसका घोल बनाना है
और वो घोल बच्चे को पिलाने के लिए चम्मच से पिलाएंगे या फिर चाटने के लिए देना है। तो ये हो गया चने का सत्तू। चने के सत्तू के गुण बताते हुए आचार्य वाग्भट जी ने कहा है कि चने का सत्तू रोचक है, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि को बढ़ावा देता है और वो इम्यूनिटी बरकरार रखता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे या किसी बड़े आदमी की जठराग्नि अच्छी हो तो ही वो किसी भी रोग का सामना कर सकता है, उसे कोई रोग भी लागू नहीं होगा। तो चने का सत्तू क्या करता है? अग्नि प्रदीप्त करता है। उसके दूसरे गुण बताते हुए भाव प्रकाश जी ने कहा है कि आर्द्र भ्रुष्टो यानी कि भिगोए हुए चने को भून देने के बाद उसके क्या गुण रहते हैं? तो बल कर रोचक प्रकृतितः। बल कर यानी वो शरीर की एनर्जी बढ़ाएगा। अगर आप चने का सत्तू देते हो तो बच्चा पूरा दिन एक्टिव रहेगा, एनर्जी कम नहीं होगी और उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोचक यानी जठराग्नि बढ़ाएगा और बच्चा खाना हजम कर पाएगा और दूसरा नया खाना एक्सेप्ट कर पाएगा। चने के अलावा हम उसे मूंग का जौ का सत्तू और मक्के का सत्तू भी दे सकते हैं। आचार्य वाग्भट जी ने इसमें कई औषधियाँ डालने को भी बोला है कि हम उसमें मुलेठी, लाजा, प्रियाल ऐसी औषधि डाल सकते हैं, मधु भी डाल सकते हैं, जिससे बच्चे के शरीर की पुष्टि हो जाए और बच्चे के ग्रोथ बराबर से हो। इसलिए हम ये चने के सत्तू में औषधियाँ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या दे सकते हैं? तो इसके में जो योग्य लगता है वो मूंग की दाल है। भाव प्रकाश जी ने मूंग के गुण बताते हुए कहा है कि वो वीर्य में शीत है यानी कि ठंडा है, इसलिए बच्चे को गर्म नहीं पड़ेगा। वो चक्षुष्य है यानी कि बच्चों की आंखों के लिए हितकर है। वो लघु है, पाचन में लघु है, पाचन में हल्का है, इससे बच्चों को फूड एलर्जी होने या अपचन होने या पेट के रोग होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और मूंग का दूसरा गुण बताया है ज्वरघ्न। ज्वरघ्न यानी कि ऐसा गुण जो फीवर को सप्रेस करे, फीवर को कम करे या फिर फीवर आया हो तो उसका नाश करे। और प्रिवेंटिव तौर पर देखें तो अगर मूंग हर रोज़ ले तो फीवर आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो बच्चों को वायरल इन्फेक्शन लगने की या कोविड का इन्फेक्शन लगने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम मूंग के दूसरे गुण देखें तो मूंग को आयुर्वेद में हर रोज़ नित्य सेवनीय द्रव्यों में लिया गया है, इसलिए मूंग की दाल को हम दररोज भी दे सकते हैं। अगर हम अन्न का प्राशन अलग अलग क्रम में करवाएंगे तो उसको कैसे रखेंगे कि पहले 7 दिन तक दिन में 1 बार अन्नप्राशन करवाएंगे, दूसरे 7 दिन तक दिन में 2 बार अन्नप्राशन करवाएंगे, तीसरे 7 दिन तक दिन में 3 बार अन्नप्राशन करवाएंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक उसे खाने को एक्सेप्ट करता जाएगा। और 1 बार 2 बार 3 बार अगर हम फूड दे तो उसके हिसाब से हमें सेट करना है कि दिन में 1 बार या तो फिर चने का सत्तू जाना चाहिए या फिर मूंग की दाल जानी चाहिए, इसलिए उसकी इम्यूनिटी टोटली बरकरार रहे। दूसरा, धीरे धीरे अगर हम क्रम में अन्नप्राशन बढ़ाते जाए उसके हिसाब से दूध कम करने को बोला है। क्यों? क्योंकि अगर हम धीरे धीरे दूध कम नहीं करेंगे तो अन्नप्राशन और दूध तो फूड की क्वांटिटी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी और बच्चे का पेट फूलने या फिर जो हम उसे खिलाए उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर बच्चा वॉमिटिंग करके निकाल देगा या फिर उसे पेट में दर्द होगा, वो रोता रहेगा, या फिर अगर ज़्यादा दूध बढ़ गया, दूध का अपचन हुआ तो वो कफ भी करेगा, तो वो बच्चे को अलग अलग बीमारियों को पीड़ित करेगा। गुह्य सूत्र के हिसाब से हम अन्नप्राशन करवाए उसमें हम या तो घी डालेंगे या तो मध डालेंगे या तो दही डालेंगे। घी, मधु और दही। घी डालेंगे तो क्या होगा कि इससे बच्चे की पुष्टि होगी, वो रसायन है, वो वात पित्त शामक है और शरीर की मेधा, अग्नि सभी को पुष्ट करता है। मतलब बच्चे की माइंड पावर, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी, शरीर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी भी रहेगी। रसायन है इसलिए रोगों से लड़ने की शक्ति भी बच्चों को देगा। मधु डालेंगे तो वो बच्चों को कफ से प्रिवेंट करेगा। अगर खाने में कोई कफ वर्धक आहार आ गया है तो बच्चों को वो मधु यानी कि हनी वो प्रिवेंट करेगा। और दही वो डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखेगा और बच्चे की हेल्थ बढ़ाएगा। तो ये घी, मधु और दही हमें हर एक अन्नप्राशन में डालना चाहिए। अगर हम देखें कि अन्नप्राशन कराते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, पहली सावधानी हमें ये रखनी है कि अन्नप्राशन में हमने जो पहले दही मिलाने को बोला है वो दही
रात को मिलाकर हम नहीं देंगे। दही दिन में दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में रात को दही लेने का कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना किया हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दही के गुण के हिसाब से वो कफ वर्धक है। अगर हम बच्चे को अन्नप्राशन में दही रात को देंगे तो वो बच्चे का कफ बढ़ाएगा और बच्चे के शरीर को प्रॉन टू वायरल इन्फेक्शन बनाएगा, तो बच्चा जल्दी बीमार पड़ेगा, उसे फीवर आएगा या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कि हम जिस क्रम में अन्नप्राशन बढ़ाते जाए उसी क्रम में हमें दूध को धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि अगर दूध हम कम नहीं करेंगे तो बच्चे को पेट की समस्या या और कोई भी समस्याएं हो सकती है। तीसरा, हमें अन्नप्राशन कराते वक्त कोई भी अन्न कच्चा नहीं देना है बच्चे को, या फिर मूंग को भिगो के उसे क्रश करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करने का है, क्योंकि वो कृमि रोग उत्पन्न करेगा, बच्चों के पेट में कृमि या वर्म्स का इन्फेक्शन बढ़ाएगा और बच्चे को वर्म्स हो जाएंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, वो पलटियाँ करेगा, पेट दर्द करेगा या फिर बार बार बीमार हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी कच्चा नहीं देना है, या तो उबाल कर देना है या फिर पका के देना है। तो इस वीडियो में हमने बात की अन्नप्राशन संस्कार कैसे करवाए, अन्नप्राशन में हम क्या क्या दे सकते हैं, अन्नप्राशन में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अन्नप्राशन में हमने जौ का सत्तू और मग की दाल हर रोज़ देने का है वो सब देखा, और किस क्रम में हमें अन्नप्राशन को बढ़ाना है वो सब देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फल प्राशन के बारे में। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।